गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति एक ये कहें कि एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति था एग्रीकल्चर के फील्ड में कि भी इसने एग्रीकल्चर को इतना डेवलप किया और प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दिया, इसीलिए इसके लिए रिवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया गया कि भी इसने क्रांति ला दी, एकदम से प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। ठीक है। जो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वो विलियम गॉड को माना जाता है। उन्होंने 1968 में इसके लिए हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है। और इसके जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है, क्योंकि नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने ही सबसे पहले मैक्सिको में गेहूं की अधिक उपज देने वाले बीजों का आविष्कार किया था। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भी हरित क्रांति की विशेषताएं क्या रही जिन्होंने इसको रिवोल्यूशन की फॉर्म दी, जिसकी वजह से इसको रिवोल्यूशन कहा गया। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे लिए इसमें उन्नत बीज कि भी सबसे पहले हम ग्रीन रिवोल्यूशन में उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स, ये वो बीज थे जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में एक रिवोल्यूशन ला दिया, जिसने गेहूं और चावल की फसल की जो उपज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। दूसरा था रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। हरित क्रांति के अंदर रासायनिक उर्वरकों को शामिल किया गया ताकि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नई कृषि नीति के तहत रासायनिक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि ये कहीं वर्ल्ड वाइड 1960s में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, वो भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जिसकी वजह से अगर उनको फीड कराना है, इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए अगर फूड प्रोवाइड कराना है, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में रिवोल्यूशन की नीड थी और वो इसी के थ्रू पूरी हो सकती थी। थर्ड है इसमें सिंचाई में विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ तक पानी पहुँचा के उसको भी कृषि के अंदर शामिल किया जा सके और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। फोर्थ है आपका आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन था वो बेसिकली पूंजी निवेश का एक ये कहे कि भी प्रक्रिया थी, जिसके अंदर पूंजी निवेश करके अच्छे से अच्छे खाद का इस्तेमाल, अच्छे से अच्छे बीजों का प्रयोग, बढ़िया से बढ़िया मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। फिफ्थ है आपका इसमें कीटनाशकों का प्रयोग कि भी फसलों में क्या होता था पुराने टाइम में, टेक्निक्स पुरानी थी, ना रासायनिक खाद थी, ना कीटनाशक थे, या कहीं कि ज़्यादा लोगों को नॉलेज भी नहीं थी, ना उनके पास पैसे थे इनको खरीदने के लिए। तो क्या था, बहुत सारी फसलें बीमारियों की वजह से ख़राब हो जाया करती थी, तो सरकार ने कीटनाशकों के प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। फिर आगे हम बात करते हैं बहुफसली खेती। ग्रीन रिवोल्यूशन में मल्टीपल क्रॉपिंग को भी बढ़ावा दिया गया कि भी जो फसलें हैं कई सारी उगाई जाएं खेत में, ये नहीं कि एक ही फसल को बार बार या उसी को प्रोत्साहन दिया जाए। अगला है ऋण सुविधाएं। सरकार ने ऋण सुविधाओं में बढ़ोतरी की। सरकार ने ऋण सुविधाओं में बढ़ोतरी की ताकि जो गरीब किसान हैं वो ऋण की सहायता से इस पैकेज टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, भी रासायनिक खाद खरीद सकें, आपके कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सके, आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सके। ठीक है। फिर आता है मृदा परीक्षण। सरकार ने मृदा परीक्षण केंद्रों की स्थापना करी ताकि जो किसान है वो अपनी सोइल का टेस्ट करा सके और ये जान सके कि उसमें रिक्वायरमेंट किसकी है और क्या खाद उसमें डाला जाना चाहिए और वो किस फसल को उगाने के लिए उपयुक्त है। फिर मृदा संरक्षण। सरकार ने मृदा संरक्षण को भी बढ़ावा देने की कोशिश की, जिसके अंदर ये रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोइल का संरक्षण किया जा सके, अति सिंचाई से उसको बचाया जा सके। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना बिजली के कोई भी विकास कार्य संभव नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने यही कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में बिजली को पहुंचाया जा सके ताकि एग्रीकल्चर को डेवलप कर सके, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बिक्री संबंधी सुविधाएं। भी हमने फसल उगा ली, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए हमारे पास है, लेकिन अगर मार्केट ठीक से अवेलेबल नहीं है किसानों के लिए तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिक्री संबंधी जो सुविधाएं थी वो प्रोवाइड करने के लिए कोशिश की किसानों को, कि भी ज़्यादा से ज़्यादा गोदामों की, शीत भंडारण स्थलों की स्थापना की गई, ज़्यादा से ज़्यादा मंडियाँ खोली गई ताकि जो किसान हैं उनको अपने आसपास के इलाके में फसल बेचने की सुविधा मिल सके। नेक्स्ट था आपका समर्थन मूल्य। उपज का समर्थन मूल्य जो गवर्नमेंट ने है वो फिक्स कर दिया ताकि
उससे नीचे फसल का जो रेट है वो ना जाए, उससे नीचे अगर जाता है तो गवर्नमेंट सीधे तौर पर उसको उस रेट पर फसल को खरीद लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था किसानों के लिए कि उपज का समर्थन मूल्य सेट किया जाए। अगला था कि हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रभाव क्या पड़े हमारे एग्रीकल्चर के लिए। पहला तो ये था भाई कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई कि भाई इतनी बड़ी पैकेज टेक्नोलॉजी थी, इतनी सारी जिसमें यूज़ किया जा रहा था चीज़ों का, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ना ही था। अगर हम गेहूं की बात करते हैं, उसका प्रोडक्शन आपका 1960-61 में ये कहीं कि भी 109.97 लाख टन था, जो कि 1970-71 में 238.32 लाख टन हो गया। आप देखिए आप इसमें कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये सिर्फ इस पैकेज टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाया। सेकंड है इसमें पूंजी गहन खेती, जो आपका एग्रीकल्चर इसका इफेक्ट है भी, ये कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर थी, एक ऐसी पैकेज टेक्नोलॉजी थी जिसका वही किसान लाभ उठा सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके पास सोर्स थे भी, पैसा है, तभी वो मशीनरी अच्छी खरीद सकते हैं, अच्छे बीज खरीद सकते हैं, ये कहें कि भाई अच्छी खाद खरीद सकते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रही जो बड़े किसान थे। वो छोटे किसान इसका बहुत कम फ़ायदा उठा पाए। तीसरा है किसानों की समृद्धि। भाई देखो इसने प्रोडक्शन को बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है कि जो किसानों का लेवल था, लेवल ऑफ लिविंग कहें, उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी जो इनकम का लेवल है वो बहुत बढ़ गया। बहुत बढ़ा तो इसका क्या हो गया, उनके पास अब और ज़्यादा फैसिलिटी वो अपने लिए जुटा सकते थे, सुविधाएं उनको मिलने लग गई थी। इससे अगला है हमारा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। जो हरित क्रांति है उससे खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने में भारत को बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी। अगर हम हरित क्रांति हमारे देश में नहीं आती तो इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड कराना बहुत मुश्किल था। तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता लाने में हरित क्रांति ने ही हमारे देश की सहायता की है। अगला पॉइंट है लाभ का पुनर्निवेश। देखो उससे पहले जो हमारी खेती होती थी वो मोस्ट ऑफ क्या थी कि भी लोग अपना गुजर बसर करने के लिए खेती करते थे, क्योंकि इतनी इतनी ज़्यादा ज़मीन, बड़े किसान कम है भारत में, छोटे किसान बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब इस पैकेज टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दिया, तो अब किसानों के पास एक्स्ट्रा पूंजी थी जिसको वो फिर से निवेश करके अपने एग्रीकल्चर में इनोवेशन ला सकती थी। इससे अगला है आपका उद्योगों का विकास। भाई जो ये पैकेज टेक्नोलॉजी थी, इससे बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि इसने डिमांड की हायर मशीनरी की, और मशीनरी कहाँ पर बनेगी, इंडस्ट्रीज़ में बनेगी। कीटनाशक हो गए भाई, दवाइयाँ हो गई, ये सारी चीज़ें उद्योगों में ही बननी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भी कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास भी हुआ। अगला है कीमतों पर प्रभाव। भाई जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ा, कीमतों पर भी प्रभाव पड़ा। भी कीमतें ये कहें कि भी कीमतों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया इसने, हरित क्रांति ने। 60 के दशक में अगर हम बात करते हैं, हरित क्रांति के आगमन से पहले कृषि के कम उत्पादन और खाद्यान्नों की कमी के कारण कृषि की जो कीमतें, ये इनके कहे कि उपजों की जो कीमतें थी वो ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा, ये कीमत कम हो गई, अब लोगों के पास खाना उपलब्ध ज़्यादा मात्रा में होने लग गया। ठीक है, अगला है ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव। हरित क्रांति ने ग्रामीण रोजगार पर भी प्रभाव डाला कि भी ये कहे कि पहले दौर पर ये तो ऐसे लगा कि भी ये जो टेक्नोलॉजी थी इसने मशीनरी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ जो अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करते हैं, वहाँ पर आज भी बुआई और कटाई के लिए कृषि मजदूरों की बहुत ज़्यादा मांग है, इतनी ज़्यादा मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद भी। क्योंकि इस पैकेज टेक्नोलॉजी ने क्या कहा, ये जो बीज थे, इसमें जो बीज इस्तेमाल किए गए वो ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे, शॉर्ट टाइम में देते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, किसान अपने खेत में 2-2 3-3 फसलें उगाने लग गया, और इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसानों की सोच में बदलाव। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसने किसानों की सोच में बदलाव किया। कैसे किया कि पहले जो किसान होते थे वो रूढ़िवादी होते थे, पुराने तरीकों से अपनी खेती करते आए थे, उसी को अच्छा मानते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भी इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो खेत का उत्पादन है वो बढ़ रहा है, तो उन्होंने पुराने तरीकों को छोड़ के नए तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके खेतों का प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भी हरित क्रांति
की विशेषताएं क्या रही हमने बात करी, उसके प्रभाव क्या रहे। अब हम बात करते हैं कि इसने इसकी वजह से किस किन प्रॉब्लम्स का ये कहे कि डेवलपमेंट हुई। पहली प्रॉब्लम हुई गिनी चुनी फसलें। जो हरित क्रांति थी वो उसने गिनी चुनी फसलों को ही प्रभावित किया। बेसिकली इसको व्हीट रिवोल्यूशन कहा जाता है, गेहूं क्रांति, क्योंकि गेहूं की उपज को इसने सबसे ज़्यादा बढ़ाया। और इसके अलावा और फसलें इससे या तो अप्रभावित रही या बहुत कम प्रभावित हुई। दूसरा हम बात करते हैं सीमित प्रदेश। जो भी हमारी हरित क्रांति थी उसने भारत के कुछ ही परसेंट एरिया को प्रभावित किया। ये कहे कि भाई इस हरित क्रांति का भारत के सिर्फ 40% भाग पर ही प्रभाव पड़ा, 60% भाग इससे वंचित ही रह गया, जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्य थे उन्होंने हरित क्रांति का बहुत अच्छा फायदा उठाया, जबकि अन्य राज्यों में इसका कोई अपना अच्छा रंग नहीं दिखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक असमानता में वृद्धि। भी हरित क्रांति जैसे कि आपको पता है कि एक पैकेज टेक्नोलॉजी थी, जो बड़े किसान हैं उन्होंने इसका ज़्यादा फायदा उठाया, जिसकी वजह से समाज में आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई, यानी कि अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब होता चला गया। अब हमारा है फोर्थ, बड़े जमींदारों को लाभ। कि भी हरित क्रांति की वजह से हमारा बड़े जमींदारों को ज़्यादा लाभ हुआ बजाय कि छोटे किसानों को, क्योंकि बड़े जमींदारों के पास ज़मीन ज़्यादा थी, उनके पास सोर्स ज़्यादा थे, इनकम ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी मशीनरी आसानी से खरीद सकते थे और उसको अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, बड़े जमींदारों का लाभ बढ़ा। नेक्स्ट आपका बेरोजगारी। भाई हरित क्रांति ने बेरोजगारी को भी जन्म दिया, क्योंकि ये मशीनरी को ज़्यादा वो कर रही थी ना, प्रमोट कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, मशीनरी का ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में इस्तेमाल होने लगा। ये कहे कि भी गेहूं की खेती है वो टोटली मशीन बेस्ड हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे लोगों का रोजगार गाँव में छिन गया। अगला है कृषि उत्पादन की घटती वृद्धि दर। अगर हम उत्पादन की बात करते हैं कि हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया, लेकिन एक बार तो इसने उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जो प्रोडक्शन था वो स्टेबल हो गया। स्टेबल कहे कि भी थोड़ा बहुत कम ही होता चला गया, उस रेट से नहीं बढ़ पाया जिस रेट से उत्पादन में पहले वृद्धि होनी शुरू हुई थी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति को अगर हमें अपने देश में ये कहे कि भी इसको स्टेबल करना है, तो इसके लिए हम क्या क्या सजेशन दे सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कि भी जो हरित क्रांति के अंतर्गत क्षेत्र आता है वो व्यापक होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो हरित क्रांति है उसके अंदर बस इंडिया का 40% हिस्सा ही प्रभावित हुआ है, वही हिस्सा शामिल हो पाया है, जिसकी वजह से अगर हमें हरित क्रांति को सफल बनाना है अपने देश के अंदर, तो इसके अंदर आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना होगा, तभी हमारे देश के अंदर सफल हो सकती है, तभी लोगों को न्याय मिल सकता है इस क्षेत्र में। दूसरा है व्यापक फसलें। अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति की, तो इसने गेहूं को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, इसको गेहूं क्रांति का नाम भी दिया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए या किसानों को चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ताकि किसान हरित क्रांति की जो फ़ायदा है वो उठा सकें और उसके अंदर और फसलों को शामिल कर सकें। ये नहीं कि बेसिकली गेहूं क्रांति बनकर रह जाए, इसमें दालें, दलहन, तिलहन सभी फसलों को शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। फिर संचित क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए कि भाई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की कमी की वजह से फसलें नहीं उगाई जा रही हैं या प्रोडक्शन कम है, ऐसे क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि लोगों को पानी मिल सके और वो और फसलें ग्रो कर पाएँ। छोटे किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पैकेज टेक्नोलॉजी है, बड़े किसानों के पास पूंजी है, इसलिए वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। लेकिन छोटे किसानों पर अगर गवर्नमेंट इनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करे तो वो बहुत सारा इसमें अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुफसली प्रणाली। अगर हम हरित क्रांति को अपने देश में सफल बनाना चाहते हैं तो बहुफसली प्रणाली हमें अपनानी चाहिए। ये नहीं कि एक खेत में एक ही तरह की फसल उगाई जा रही है, इससे प्रोडक्शन भी कम होता है और जो सोइल की जो क्वालिटी है वो भी गिर जाती है। इसलिए अगर बहुफसली प्रणाली अपनाई जाएगी, इसमें बहुत सारी फसलों को बोया जाएगा, हेर फेर कर बोया जाएगा, तो हमारे देश में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और मृदा संरक्षण भी होगा। फिर एकीकृत फार्म नीति, कि भाई हरित क्रांति को सफल और स्थायी बनाने के लिए एकीकृत फार्म नीति अपनाई जानी चाहिए, ताकि किसानों को रासायनिक उर्वरक, बीज, कीटनाशक सारी चीज़ें अच्छे मूल्य पर मिल सके और छोटे और गरीब किसान भी इसका फ़ायदा उठा सकें।
अगला अगर हम नई कृषि नीति की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है। उसमें सुधार ऐसे होने चाहिए कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को HYV सीड्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वो उससे अपनी उपज की वृद्धि कर सकें। रासायनिक खाद उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रासायनिक खाद बनाने के लिए खनिज तेल की बजाय कोयले का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि भारत में खनिज तेल कम है, कोयला ज़्यादा है, इसलिए कोयले का इस्तेमाल होगा तभी हमारे देश की डेवलपमेंट और ज़्यादा हो पाएगी।